जी, तो हम पधार गए हैं आज आपके सामने इकोनॉमिक्स के फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। आज हमारी इस केबीटी सीरीज का चौथा दिन है और इस चौथे दिन में आप लोगों की तैयारी तो मेरे ख्याल से तो अच्छी चल ही रही होगी, नहीं भी चल रही है तो थोड़ा थोड़ा सा और प्रयास कीजिए, तैयारी अच्छे से होने लग जाएगी। ठीक है ना। आपका स्वागत है हमारे कॉमर्स वाले सर नाम के चैनल पर। और आज हम आज की शुरुआत करते हैं और आज का सबसे पहला प्रश्न मैं लेने जा रहा हूं, तटस्थता वक्र से आप क्या समझते हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व। इसी को यानी कि तटस्थता वक्र को हिंदी में और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अनधिमान वक्र और उदासीनता वक्र। अनधिमान वक्र और उदासीनता वक्र। अगर आपसे कहा जाता है तटस्थता वक्र किसे कहते हैं तो भी यही आंसर है, अगर आपसे कहा जाता है उदासीनता वक्र किसे कहते हैं तो भी यही आंसर है, और अगर आपसे कहा जाता है कि अनधिमान वक्र क्या है तो अनधिमान वक्र भी आपका यही प्रश्न है। चलिए, तो तटस्थता वक्र की अगर बात करें तो तटस्थता वक्र जो होता है वो किन्हीं दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है कि जिसकी मात्रा अगर कम ज्यादा भी हो जाए फिर भी हमें समान रूप से संतुष्टि प्राप्त होती है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फलों का ही ले लेते हैं, सेब और केला का ही ले लेते हैं कि आपकी भैया सुबह से मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में आप क्या करते हो, 3 सेब और 6 केले खाने की आपकी क्षमता है, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या हुआ, आज शायद उपलब्ध नहीं हो पाया हो तो आपने क्या किया, यहाँ पर सेब की संख्या को थोड़ा सा कम कर दिया, तो 3 सेब की जगह 2 ही सेब खा रहे हो, और 2 सेब और 6 केला में तो आपका पेट भर नहीं रहा है ना। तो आप सामान्यतः जो चलते थे 3 सेब और 6 केला अगर आप खाते थे तो आपको बढ़िया संतुष्टि मिल जाती थी, आपको लगता था कि हाँ भैया आज सुबह का नाश्ता जो है वो अच्छा हो गया। अब आपको आज क्या हुआ, 3 सेब की जगह पर 2 ही सेब मिले। अब 2 सेब और 6 केला अगर मिलेगा तो क्या आपको संतुष्टि मिल पा रही? नहीं यार, 1 सेब की जगह यार अभी खाली है, अब सेब नहीं है तो हो गया केले ही ले आओ, तो फिर यार 1 केला लाने से क्या संतुष्टि मिल जाएगी? हाँ, 3 सेब 6, तो अगर अनुपातिक तौर पे भी देखें तो आप कह रहे हो कि नहीं भैया 2 सेब खाऊंगा मैं तो कम से कम कितना केला खाऊंगा, और 8 केला मैं जरूर खाऊंगा। इससे आपको जितनी संतुष्टि मिल रही थी यानी कि 3 सेब और 6 केले खाने से आपको जितनी संतुष्टि मिल रही थी, 2 सेब और 8 केले खाने से भी आपको उतनी ही संतुष्टि मिल रही है। इसके बाद आज सेब जो है वो कोई लेकर के एक भाग गया, अब आपके पास बचा 1 ही सेब, अब 1 सेब और 8 केले खा रहे हैं तो आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही, कह रहे यार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जगह खाली है, हो गया सेब नहीं है तो केले ही ले आओ, तो 8 की जगह आप कितने केले खा रहे हैं? 10 केले खा रहे हैं, है ना। तो 3 सेब और 6 केला खाने से जितनी संतुष्टि मिल रही है उतनी ही संतुष्टि आपको 2 सेब और 8 केले खाने से भी मिल रही है, और उतनी ही संतुष्टि आपको 1 सेब और 10 केले खाने से मिल रही है। तो तीनों प्रकार के संयोगों से आपको समान रूप से संतुष्टि मिल रही है ना। तो ये समान रूप से संतुष्टि जब अपन को मिलने लग जाती है तो अपन बताया ना मैंने कि हम किन्हीं दो वस्तुओं के जिस भी संयोग का उपयोग करें, जब हमको उन सभी संयोगों से एक समान संतुष्टि प्राप्त होने लग जाती है तो इसी को तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र या उदासीनता वक्र कहा जाता है, ठीक है ना। और ये अपन ने जो बना दी वो कहलाती है तटस्थता तालिका। ये क्या कहलाती है? तटस्थता तालिका, जो मैंने यहां पर बनाई है। और जब इसी तटस्थता तालिका के जो भी पॉइंट्स लिखे 3 2 1 6 8 10 या 1 2 3 6 3 2 कुछ भी है ना, जब अपन इसको ग्राफ में दर्शा देते हैं यानी कि इसका ग्राफिकल पैटर्न बना देते हैं तभी तब इसको क्या कहा जाने लग जाता है? इसे तटस्थता वक्र कहा जाने लग जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको भी देख लेंगे बना के, उसको भी देख लेंगे बना के, थोड़ा सा परिभाषा में आते हैं। परिभाषा ये प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार है, और आपको ये परिभाषा अगर याद करनी है तो वर्ड टू वर्ड इसको याद करना पड़ेगा। मैंने जो बताया आप इसको आशा में भी लिख सकते हैं। चलिए, प्रोफेसर मेयर्स कहते हैं कि तटस्थता तालिका वह तालिका है जो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिनमें कि किसी व्यक्ति को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। मैंने अभी भी आपको समझा दिया। यदि हम तटस्थता तालिका को एक वक्र के रूप में, यहाँ पे वक्र बनाने लग जाते हैं, लाइन खींचने लग जाते हैं, है ना, एक वक्र के रूप में दिखाया जाए तो हमें तटस्थता वक्र प्राप्त हो जाता है,
मेरे ख्याल से सिंपल है। ये तटस्थता तालिका है। जब इसी में जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं अगर हम इसको एक वक्र के रूप में यानी ग्राफ के रूप में दर्शा दें तो इस तरीके से जो भी वक्र प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तटस्थता वक्र कहते हैं। चलिए थोड़ा सा इसकी बात भी कर लेते हैं। तो इसकी बात अगर करें तो यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, वस्तु x और वस्तु y। अगर कोई व्यक्ति वस्तु x की एक इकाई ले रहा है यानी एक सेब ले रहा है तो 6 केले खाने पे क्या हो रहा है, उसको एक सेब और 6 केले खाने से उसको संतुष्टि प्राप्त हो रही है। वही संतुष्टि अगर वो सेब की मात्रा बढ़ा देता है, एक की जगह 2 कर देता है तो 6 केले खाने में सक्षम नहीं है। फिर वो कहता है भैया 3 केला दे दो, हम 3 केले में ही संतुष्ट हैं। तो 2 सेब और 3 केला खाने से भी व्यक्ति जो है संतुष्ट हो जाएगा। इसके बाद 3 सेब यानी कि सेब की मात्रा अगर बढ़ा दी जाए, कितनी कर दी जाए, 3 कर दी जाए, है ना, तो कहता भैया ऐसा करो केला हम 2 ही खाएंगे, 2 से ज्यादा केला खाने की क्षमता हमारे पास अभी नहीं होती। 3 प्रकार के संयोग हमने आपको बताए, है ना, कि एक सेब और 6 केला खाने से भी उसको उतनी संतुष्टि मिलती है जितनी उसको 2 सेब और 3 केले खाने से मिलती है, या 3 सेब और 2 केला खाने से मिलती है। तो ये क्या बन गई हमारी तटस्थता तालिका। अब हम इसको वक्र के रूप में दर्शा रहे हैं। नीचे बना देते हैं सेब या वस्तु x, यहां सेब भी लिखी दे रहा हूं मैं भाई, ये हो गया केला, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका वस्तु y, ठीक है ना, इस तरीके से बना लीजिएगा। चलिए अब जब बात करते हैं कि हमें सेब की कितनी मात्रा लेनी है, तो सेब की मात्रा लेनी 1, तो सेब यहाँ 1 है और केला कितने हैं, 6 हैं। तो ये जो केले वाली लाइन है यहाँ सेब तक 1 तक जाएगी और ये वाली लाइन जाएगी इस तरीके से सेब तक। तो यहाँ पे जाकर के एक ये बिंदु मिला, पहला वाला, फर्स्ट वाला। दूसरी बात, सेब की मात्रा कितनी, 2, तो सेब से यहाँ पे अपन 2 से ऐसे ऐसे बढ़ाए, लेकिन कहां तक बढ़ाना है, केले कितने हैं, 3, तो ये जाकर के आपका एक ग्राफ बना। तीसरा है आपका कि 3 सेब है, सेब की मात्रा 3 लेकिन केले की मात्रा कितनी, मात्र 2, ये जाकर के बना आपका तीसरा, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की चीजें बन गई। अब आप इन लोगों को मिलाते हुए एक ऐसी लाइन बना देंगे, तो ये जो लाइन बनी हुई है इसी लाइन को क्या कहा जाएगा, कर्व या वक्र कहा जाता है। इंग्लिश में कर्व कहते हैं, हिंदी में वक्र कहते हैं। तो ये हो गया हमारा तटस्थता वक्र, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने अपने हिसाब से एक एग्जांपल बताया कि ये हो जाएगा, उसी के हिसाब से अपन ने चित्र बना दिया। चलिए तो अब हम बात करते हैं 5वें प्रश्न की। इस 5वें प्रश्न में भी जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में देखा था तटस्थता वक्र पूछा था, अब आपसे पूछा जा रहा है तटस्थता मानचित्र क्या होता है। ये जो हमारा तटस्थता मानचित्र है, ये तटस्थता मानचित्र किसको कहते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछेगा तो बोलेगा व्हाट इज इंडिफरेंस मैप, है ना। तटस्थता मानचित्र को हिंदी में तटस्थता मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है और अनधिमान मानचित्र करके भी कई बार इसको पूछा गया है, समझिएगा। तटस्थता वक्र जो था वो मैंने आपको बताया था कि कोई उपभोक्ता जो है 2 वस्तुओं से जब एक समान संतुष्टि प्राप्त करता है, चाहे वो इस संयोग को अपनाए, चाहे इस संयोग को अपनाए, चाहे इस संयोग को अपनाए, जब उसको एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसका एक कर्व बनता है। कितने कर्व बनते हैं, एक, यानी एक वक्र बनता है। कर्व इंग्लिश में है, वक्र हिंदी में है, इसीलिए आप ये मत सोचिए कि मैं गलत बोल रहा हूं। ये तो इसको क्या कहते हैं, तटस्थता वक्र कहते हैं। तटस्थता मानचित्र के बारे में बता दें तो देखिए, हमेशा तो ऐसा नहीं कि उपभोक्ता की चली जाएगी कि हो गया भैया मैं 3 सेब खाऊंगा तो मेरे को 2 केला दे भाई करो। हो सकता है कि सेब ही सेब मिले, केला हो नहीं, भैया तुमको संतरा दे रहे हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है यहाँ पर, समझिएगा, कि उपभोक्ता को जो भी संयोग दिए जाते हैं, यानी कि 2 वस्तुओं की जो भी मात्रा, जितनी भी मात्रा प्रदान की जाती है, उसे एक समान संतुष्टि नहीं मिलती है। संतुष्टि के उसके कई अलग अलग स्तर होते हैं। किसी से इतनी संतुष्टि मिल रही तो किसी से इतनी मिल गई तो किसी से इतनी मिल रही है, मतलब कि संतुष्टि के विभिन्न विभिन्न स्तर होते हैं। तो
जब संतुष्टि के विभिन्न विभिन्न स्तर होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके वक्र भी विभिन्न विभिन्न बनेंगे जाकर के। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपको पहले संयोग से इतनी संतुष्टि मिली, दूसरे से इतनी मिली और तीसरे से इतनी संतुष्टि मिल गई, तो जब तीनों संतुष्टियों का स्तर अलग अलग है तो उनको दर्शाया जब जाएगा तो उसके लिए अलग अलग लाइनें भी बनेंगी। तो जब अलग अलग लाइनें बनेंगी तो बस इसी सबको जब एक साथ एक ही मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है तो उससे कहा जाता है तटस्थता मानचित्र। मान लीजिए पहला जो वक्र बना, पहला जो संयोग था, है ना, पहले संयोग से जो उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर था उससे ये कर्व बना, दूसरे से ये कर्व बना, तीसरे से ये कर्व बना। तो जब अपन एक ही मानचित्र में दो या दो से अधिक कर्वों को प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? तटस्थता मानचित्र। पारिभाषिक तौर पे देख लेते हैं, ऐसे तटस्थता वक्र जो किसी उपभोक्ता की संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करता है। ऐसे तटस्थता वक्र जो किसी उपभोक्ता की संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है या व्यक्त कर रहा है। तो जब इन समस्त वक्रों को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है, हमने यहाँ पर 3 वक्र बनाए, ये लीजिए एक चौथा वक्र और बना देना है। तो जब इन सभी वक्रों को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है तो इस चित्र को ही क्या कहा जाता है? तटस्थता मानचित्र कहा जाता है। तटस्थता मानचित्र में ये तालिका नहीं बनेगी। तटस्थता मानचित्र में बस आपका इस तरीके का एक चित्र बन जाएगा और ये आप पारिभाषिक तौर पे परिभाषा लिख दीजिए और इस तरीके का एक चित्र बना दीजिए। अब इस चित्र के माध्यम से मैं आपको तटस्थता वक्र की विशेषताएं बताऊंगा। मानचित्र में क्या समझ में आ गया होगा? ऐसे तटस्थता वक्र जो किसी उपभोक्ता की संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करता है, और जब इन विभिन्न स्तरों को एक साथ एक ही चित्र पर, एक ही ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है तो इसे तटस्थता मानचित्र कहते हैं। अब इनकी विशेषताएं अपन समझने वाले हैं प्रश्न 6 पे, जो इस चित्र के आधार पर समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आ गए हैं आज के अपने प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तटस्थता वक्र की विशेषताएं बताइए। मतलब कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या राइट द फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तटस्थता वक्र की विशेषताओं के बारे में बात हो रही है। तटस्थता वक्र मैंने क्या बताया कि इस तरीके से एक ये XY वाला ग्राफ का एक अपन ने भाग लिया, ये हो गया हमारा तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली बात, अगर तटस्थता वक्र 2 है सॉरी, तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यानी कि अगर जैसे आपने यहां पर देखा 4 तटस्थता वक्र हैं, तो कभी भी कोई भी तटस्थता वक्र ऐसा नहीं कि पहला वाला ये जा रहा है और दूसरा वाला ये चला गया। यानी कोई भी तटस्थता वक्र आपस में एक दूसरे को काटते नहीं है। दूसरी बात आ रही है, तटस्थता वक्रों को एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। मतलब ये काटे नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पे सारे तटस्थता वक्र एक दूसरे के समांतर एक तरीके से, तो ऐसा आवश्यक नहीं कि समांतर रहे। मतलब बस एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और ये बिल्कुल पास से शुरू होकर के दूर भी जा सकता है, या फिर इस तरीके का बना हुआ है, ये जैसे मैंने क्या बताया, पास से दूर जा सकता है, या फिर ऐसा एक बना हुआ तो दूर से लेकर के पास भी आ सकता है ना। लेकिन कहने का ये तात्पर्य है कि इन दोनों का, इन सभी तटस्थता वक्रों का एक दूसरे के समांतर यानी समान अंतर लेकर के चलना जरूरी नहीं है। अगली बात करते हैं, तीसरी विशेषता देख लेते हैं। तीसरी विशेषता, 2 वक्रों के बीच में अनेक तटस्थता वक्र हो सकते हैं। यानी कि ये 2 तटस्थता वक्र हैं, तो जरूरी नहीं कि बस एक तटस्थता वक्र ये बन गया तो दूसरा ये बन गया। इनके बीच में भी अगर चाहे और आवश्यकता हो तो कई सारे तटस्थता वक्र हो सकते हैं। मतलब कि अभी तो अपन एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। मतलब कि यहाँ पे अपन ने 5 समोसे खाए और यहाँ पे अपन ने 8 खाए, तो भैया 6 समोसे भी खाए जा सकते हैं और 7 समोसे भी खाए जा सकते हैं, तो उनका भी एक तटस्थता वक्र इनके बीच में हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि 2 तटस्थता वक्रों के बीच में भी अनेक तटस्थता वक्र हो सकते हैं। अगली बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। वो तो आपको दिख ही रहा है कि तटस्थता वक्र जो हम बना रहे हैं, ये बायां सिरा, ये दायां सिरा, तो बाएं से दाएं जाता है, वो भी नीचे की ओर ऐसे झुकते हुए चला जाता है। मतलब बाएं से शुरू होता है और दाएं की ओर जाता है, और हमेशा ऐसे ऊपर से नीचे की ओर ही आता है। ठीक ना। इसकी एक और विशेषता है उन्नतोदर वाली।
तो मतलब तटस्थ वक्र उन्नतोदर होते हैं, यानी कि तटस्थ वक्र कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, या तटस्थ वक्र कभी भी ऐसा नहीं कि नीचे से शुरू होकर के ऊपर जाए, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा ऊपर से शुरू होकर के ही नीचे आता है ना। हाँ, अब ऊपर से शुरू होकर के जो नीचे आएगा तो वो ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, लेकिन आएगा कैसे, ऊपर से नीचे की ओर ही आएगा, इसीलिए इसको उन्नतोदर कहा जाता है। मतलब यह ऊपर से ही हमेशा प्रारंभ होता है और धीरे 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 करते करते नीचे आ जाता है। एक क्विक रिवीजन जल्दी से, तटस्थता वक्र जो होता है वो कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, यानी इस तरीके के नहीं हो सकते हैं। तटस्थ वक्र एक दूसरे के समांतर होना भी आवश्यक नहीं, जैसे कि यहाँ सारे के सारे बन रहे थे तो समान दूरी लेकर के ऐसे 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 बनते जा रहे थे, तो इस तरीके से समान अंतर लेकर के आगे बढ़ना आवश्यक नहीं है। दो वक्रों के बीच में अनेक तटस्थता वक्र हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया ये दो तटस्थता वक्र हैं जैसे कि, तो इन दोनों तटस्थता वक्रों के बीच में भी कई तटस्थता वक्र इस तरीके से हो सकते हैं। अगला है तटस्थ वक्र बाएं से दाएं, तो वो आपने देखा कि ये बाएं सिरे से दाएं सिरे तक जाते हैं और नीचे की ओर झुकते चले जाते हैं। तटस्थ वक्र जो भी होते हैं वो बाएं से दाएं नीचे की ओर ही जाते हैं। और एक मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया कि हमेशा ये उन्नतोदर होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि ये हमेशा इनकी शुरुआत ऊपर से ही नीचे की ओर होती है, मतलब ऊपर से ही शुरुआत होती है और जाते नीचे की तरफ है। अगर आपसे कोई कहा जाए ऐसा कि शुरुआत यहां से हुई है और फिर ऊपर की ओर गया है, तो ये गलत है ना। या फिर कोई तटस्थ वक्र जो है वो इस लाइन के ऐसे समांतर जा रहा है ऐसा, तो ये भी गलत है। चलिए ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम मिलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए, तो अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर, जो कि है बजट रेखा या कीमत रेखा से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में इसको बजट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, यह क्वेश्चन 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझने का प्रयास करते हैं। बात आती है कि बजट रेखा की शुरुआत कहां से होती है। तो जब हम तटस्थता वक्र पढ़ते हैं, तो तटस्थता वक्र को पढ़ते समय जब उसमें विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण करना मतलब उसका एनालिसिस किया जाता है। क्यों किया जाता है? उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति को समझने के लिए। कल अपन ने कल के वीडियो में जाना था कि उपभोक्ता संतुलन क्या है, तो उसी उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। तो जब हम तटस्थता वक्र का विश्लेषण करते हैं, क्यों? ताकि हम अपने उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति का पता लगा सकें। तो उसी स्थिति का पता लगाने के लिए जो हमारी ये बजट रेखा या कीमत रेखा होती है, इस चीज का अध्ययन करना आवश्यक होता है। मतलब कि बजट रेखा या कीमत रेखा का जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, उसकी स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आप पता नहीं लगा पाएंगे कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है या नहीं। तो अब बात आती है बजट रेखा है क्या। तो प्रोफेसर फर्ग्यूसन ने कहा है, प्रोफेसर फर्ग्यूसन के अनुसार देखिए कि कीमत रेखा वह रेखा होती है जो वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करती है। कीमत रेखा वह रेखा होती है जो वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी समस्त आय, सारी आय को खर्च करने के बाद खरीदने में सक्षम हो पाता है। इनकी परिभाषा में लिखा हुआ है जिन्हें सारी आय खर्च करके खरीदा जा सकता है। मतलब कि प्रोफेसर फर्ग्यूसन कहते हैं कीमत रेखा वह रेखा है जो वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें सारी आय खर्च करके खरीदा जा सकता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो इसका एक जो चित्र बनता है वो दो वस्तुओं के संयोगों की बात आ रही है। ओ हो गया, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, है ना। आप यहाँ पे कोई भी वस्तु है, अब एक्स तो नहीं बना सकते, कोई भी वस्तु यहां बना दीजिए, गेहूं बना दीजिए, है ना। इधर पे चावल बना दीजिएगा, चावल, है ना। अब वो अपनी सारी की सारी आय खर्च करना चाह रहा है, तो बस यहां से उसकी आय लेके यहां तक पूरी खर्च हो गई, ये हो गया। ये क्या कहलाएगी? आपकी बजट रेखा कहलाएगी। अब ये बजट रेखा जा कहां रही है? नीचे की ओर जा रही है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, बजट रेखा की प्रवणता हमेशा नीचे की ओर क्यों होती है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप बजट रेखा क्या है? तो बजट रेखा एक मतलब ऐसी वस्तुओं का ऐसा संयोग है जिसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी उपभोक्ता अपनी सारी की सारी आय खर्च करने के बाद खरीद सकता है। ये जरूर लिख सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि पहले आप इससे शुरुआत कीजिए, उसके बाद आशय के बाद फिर आप ये परिभाषा लिखिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम बात करते हैं बजट सेट यानी कि बजट समूह पर। हालांकि इस पर अगर हम बात बजट रेखा के पहले कर लेते तो और ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। बजट रेखा और बजट सेट जो है दोनों की दोनों एक तरीके से एक ही चीजें हैं। बजट सेट यानी बजट समूह जो है ये भी वही कहलाता है कि जब एक उपभोक्ता अपने द्वारा कमाई गई समस्त आय को किन्हीं दो वस्तुओं के संयोगों पर खर्च कर देता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, बजट सेट या बजट समूह कहा जाता है। हाँ, जब इसी बजट समूह को एक रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है या चित्रात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, बजट रेखा कह दिया जाता है। फिर भी बजट समूह की एक सिंपल सी परिभाषा या बजट सेट की परिभाषा देखिए, एक बजट समूह या बजट सेट उन सभी संयोगों को प्रदर्शित करता है जो उपभोक्ता अपनी आय की दी गई राशि से खरीद सकता है। मतलब दो वस्तुओं के सभी संयोग, या तो ये ले लो या तो ये दोनों चीजें ले लो या तो ये दोनों चीजें ले लो, जो इस तरीके की बात आती है बस वहीं पर हम आकर के रुके हुए हैं कि एक बजट समूह या बजट सेट उन सभी संयोगों को प्रदर्शित करता है जो उपभोक्ता अपनी आय की दी गई राशि से खरीद सकता है। आपसे अंतर पूछा जाता है ना कि बजट समूह और बजट रेखा इनमें क्या अंतर है, तो भैया अंतर यही है कि ये सिर्फ क्या होता है, संयोगों को प्रदर्शित करता है लेकिन चित्रात्मक तरीके से नहीं। जबकि बजट रेखा क्या कहलाता है कि जब बजट समूह को चित्रात्मक तरीके से व्यक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाने लग जाता है, बजट रेखा कहलाने लग जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ने वाले हैं, बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर ही क्यों होती है। भैया ये प्रश्न आपका अगला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम आज पहुंच चुके हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे कहा गया है कि बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर होती है क्यों, या बजट रेखा की जो ढाल है वो नीचे की ओर क्यों होती है ना। तो बजट रेखा क्या है ये आप अभी समझ चुके हैं 7वें प्रश्न में, है ना। बजट रेखा में क्या था कि जब कोई उपभोक्ता किन्हीं दो वस्तुओं को खरीदने में अपनी समस्त आय को खर्च कर देता है तो क्या कहलाती है, वो बजट रेखा कहलाती है। तो बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है, हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। क्योंकि बजट रेखा पर स्थित जो भी बिंदु है, अब कहाँ बिंदु कहाँ दिख रहे हैं, तो भैया बिंदु आपका ये जाके ये बना, ये जाके ये बना, तो ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये जाके ये बना, ये बिंदु है, ये बिंदु है। तो ये बिंदु तो आपको समझ में आने लग गया। तो बजट रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसी ऐसे समूह अब ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसका बिंदु आ रहा है यहां से 4, पहले तो नीचे से लेंगे 1 और 4, इसका 2 और 3, इसका 3 और 2, इसका 4 और 1 आ रहा है ना बिंदु। तो समझिएगा बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर इसलिए होती है क्योंकि बजट रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसी ऐसे बंडल या ऐसे समूह को प्रदर्शित करता है जिस पर उपभोक्ता अपनी पूरी की पूरी आय को व्यय कर चुका होता है। अब बात यह है कि भैया अगर किसी उपभोक्ता को वस्तु ए की मात्रा और खरीदनी है तो फिर उसको वस्तु बी की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास पैसे तो है नहीं। या फिर वस्तु बी की मात्रा और खरीदनी है तो उसको वस्तु ए की मात्रा को कम करना पड़ेगा। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि बजट रेखा हम किसको कहते हैं, जब उपभोक्ता अपनी समस्त आय को व्यय कर देता है लेकिन अब उससे थोड़ा सा संतुष्टि कम मिल रही है, वो वस्तु ए ज्यादा खरीदना चाह रहा है, तो भैया पैसा उसके पास क्योंकि नहीं बचा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसको वस्तु बी की मात्रा को कम करना पड़ेगा। या वस्तु बी की मात्रा को ज्यादा खरीदना चाहता है तो फिर उसको वस्तु ए की मात्रा को कम करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बजट रेखा की प्रवणता जो होती है वो नीचे की ओर क्या होती है, जाती रहती है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा अब आपसे बस बात ये कर रहा था कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब इसके बाद टॉपिक आने वाला है मांग का। तो मांग का पूरा एक डिटेल वीडियो, बड़ा वीडियो आपको मैं, जिसमें पूरी की पूरी मांग की लोच, मांग के प्रकार, मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व, पूरा एक मांग यानी डिमांड को लेकर के एक पूरा नया वीडियो बनाऊंगा जो मैं आपको 1 या 2 दिन में उपलब्ध कराऊंगा। कल हम इनके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, है ना। न्यूमेरिकल पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, लगे रहिए, बिल्कुल इस बार आपको 490 पार पहुंचना है। ऑल द बेस्ट।